हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हरकिरत सिंह, सभी को नमस्कार। आज हम देखते हैं संघ की न्यायपालिका। तो देखिए, संघ की न्यायपालिका, इससे पहले हमने संघ की व्यवस्थापिका को देखा, उसके बाद संघ की कार्यपालिका देखी हमने। आज हम देखने जा रहे हैं संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 147 संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है इसमें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 124 में देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 124 में इसका गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, कि देश का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 125 में हम देखते हैं न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में इसमें लिखा गया है 125 के अंदर। 126 में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का यहां उल्लेख किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 127 के अंदर हमें देखना है अन्य न्यायाधीशों के बारे में। अन्य न्यायाधीशों के बारे में दिया गया है, उल्लेख किया गया यहाँ पे। 128 के अंतर्गत जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के बारे में कुछ दिया गया है, उसको हम देखेंगे आगे डिटेल में। 129 के अंतर्गत दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। और 130 के अंतर्गत दिया गया है स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट का की बैठकें जो है वो कहां पर होंगी। और 131 के अंदर हमें देखना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यहां से शुरू हो जाते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और 132 के अंतर्गत की दिया गया है अपीलीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद जो है, जिसमें 137 की बात हुई है। 137, तो देखिए जरा, न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को। 141 के तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी कार्यवाहियां और फैसले हैं, जितने भी फैसले हैं, फैसले अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होंगे। अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होंगे। और 143 के अंतर्गत हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शदात्री न्यायालय है, दात्री न्यायालय है, यानी कि इसमें परामर्श के बारे में उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो बात करते हैं संघ की न्यायपालिका। और संघ की न्यायपालिका में दिया गया सबसे पहले अनुच्छेद 124 के तहत कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्योंकि भारत में जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है? एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। और एकीकृत न्यायपालिका जो हमने बात ली है, ये हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है, अमेरिका से। तो ध्यान रखिए, ये है एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका से किया गया है। तो पहली लाइन में क्या दे दिया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक मुख्य सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जिसके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकेगी, जिसके फैसले अंतिम फैसले होंगे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। वेतन की हम बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई का जो वेतन होता है वो वर्तमान के अंदर 2,80,000 रुपए पर मंथ है।
और अन्य न्यायाधीशों का देखें तो 2,50,000 रुपए इनका वेतन है। ये वेतन संचित निधि द्वारा दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। और इसका उल्लेख, वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वो संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है वेतन भत्तों के बारे में। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया गया है वो 26 जनवरी 1950 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन, संविधान लागू होते सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। उससे पहले संघीय न्यायालय हुआ करता था, ठीक है, यानी कि उससे पहले संघीय न्यायालय के रूप में काम किया गया है 1935 अधिनियम के बाद, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय कब बना? ये 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, अस्तित्व में, अपने अस्तित्व में आया। मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और शपथ इनको कौन दिलाता है? तो शपथ भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति दिलाता है। और ये त्यागपत्र भी किसको देते हैं? त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देंगे। उसके बाद देखिए जरा, यही बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI जो थे वो थे HJ कानिया, HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये तो प्रथम थे। वर्तमान के अंदर जो है 40वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शरद अरविंद बोबडे हैं। शरद अरविंद बोबडे जो हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने अपना कार्यभार 18 नवंबर 2019 को ग्रहण किया और ये रहेंगे 23 अप्रैल 2021 तक। ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से लेकर के 23 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि अब तक 47 कैसे हो चुके हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है और सामान्यतः इनका कार्यकाल 6 वर्ष, अगर कहा जाए 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, तो इस प्रकार से तो 47 हो ही नहीं सकते। तो इसी के साथ साथ में एक बात और कही गई है, ध्यान रखिएगा, कार्यकाल में अपन ध्यान रखेंगे कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो ध्यान रखिएगा इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष का। यदि ये 60 में बनते हैं तो 65 तक रिटायरमेंट हो जाएंगे, यानी कि 5 साल ये कार्यकाल पर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखिए जरा, अगर ये 62 में बनते हैं तो भी 65 तक रहेंगे, अगर 65 में ही बनते हैं तो भी ये कुछ ही दिनों कुछ महीनों के लिए रहते हैं। इसीलिए इनके कार्यकाल जो है, कार्यकाल में हम देखते हैं कि इतने 47, अब तक 47 न्यायाधीश हो चुके हैं, ठीक है। अधिक कार्यकाल वाले जो रहे हैं, कार्यकाल वाले जो न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो रहे हैं YV चंद्रचूड़, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो हैं ये सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 7 वर्ष और 4 माह तक कार्यभार संभाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसी के साथ अपने को ये बात और भी ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहे अगर उसको दोबारा भी बनाना चाहे दोबारा भी बना सकता है। 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ दोबारा भी उसे बनाया जा सकता है, ठीक है भी। अब आगे देखिए, सबसे कम कार्यकाल वाला देखते हैं हम। सबसे कम कार्यकाल वाला, तो सबसे कम कार्यकाल जो रहा है वो रहा है कमल नारायण सिंह का। कमल नारायण सिंह का रहा है, जो मात्र 18 दिन का रहा है, मात्र 18 दिन का रहा है ये कार्यकाल इनका, तो ये रखिएगा। तो सबसे कम कार्यकाल कमल नारायण सिंह का है, अधिक कार्यकाल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का है। पहले HJ कानिया थे और वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे हैं।
तो ये है हमारे पास में मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। अब हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की। तो देखिए जरा, अन्य न्यायाधीशों में हम बात करें तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड की गई है। तो 1950 के अंदर 7+1 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया और धीरे धीरे समय समय पर बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 30+1 यानी कि 31 हैं। तो 1956 के अंदर ये संख्या बढ़कर के हो जाती है 11। जो संख्या 8 थी वो कितनी होगी, 11 हो जाती है। और उसके बाद में 1900 बात करते हैं हम 60 की, तो 1960 में ये संख्या हो जाती है 14 और 1977 के अंदर ये संख्या हो जाती है 18 और 1986 के अंदर जो संख्या है ये होती है 26 और 21 फरवरी 2008 को ये संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है, 31 कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, 30+1, ठीक है, 31 इसमें संख्या बढ़ाकर कर दी जाती है। ये संख्या बढ़ाने का जो कार्य है ये किसका है, संसद का है, ठीक है, संसद सीटें बढ़ाएगा इनकी। क्लियर दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में इनकी संख्या के बारे में, किस प्रकार से संख्या बढ़ाई गई है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है, ठीक है, सलाह है परामर्श से की जाती है। और अब देखते हैं कि इनकी का जो योग्यता है वो क्या रहेगी, योग्यता। तो देखिए जरा, भारत का नागरिक हो सभी के लिए। और दूसरी बात हम यहाँ पे बात करते हैं कि कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या एक से अधिक या कितने भी, ठीक है, एक से अधिक हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर क्या किया हो, वहां पर न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, ठीक है, न्यायाधीश रह चुका हो। कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो और या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो, ठीक है, अभी अधिवक्ता रहा हो। और एक बात और रखनी है अलग से, तीसरी बात जो हमारे पास में आएगी वो है कि राष्ट्रपति के विचार में पारंगत विधिवेता हो, विधि का ज्ञाता हो। जो सबसे पारंगत विधिवेता होगा उसे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के पद पर बिठाया जाएगा, ठीक है। ये बात आपने को ध्यान रखनी है। क्या योग्यता रहेगी, भारत का नागरिक हो पहली, दूसरी कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट के अंदर वकालत की हो, अधिवक्ता रहा हो और राष्ट्रपति के विचार में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। इसके बाद देखिए जरा, अब हम देखते हैं कुछ समय पहले 2014 के अंदर सरकार के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त करने की प्रक्रिया को बदला गया था, ठीक है। ये जो हमारे पास में जो प्रणाली है, ये कॉलेजियम प्रणाली जो चल रही थी, इसे बदला गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में चर्चा करते हैं। तो आगे देखते हैं एक बार जरा अन्य न्यायाधीशों के आगे। अब हम देखते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्या उपस्थिति रहेगी। तो जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो भारत के किसी क्षेत्र में कोई वकालत नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में कहीं पर भी सुनवाई नहीं कर सकते, ना ही वो वकालत कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे बात एक और ध्यान रखनी है अपने को कि गणपूर्ति, जब कभी भी ज़्यादा हमें किसी न्यायालय पर किसी मामले पर हमें जल्दी फैसला देना होता है तो उसके लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है जिसके अंतर्गत गणपूर्ति चाहिए होती है, गणपूर्ति हमें चाहिए होती है। तो गणपूर्ति आपको मैंने बताया था 1/10 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। तो कितने सदस्य हमारे पास में 31 हैं, तो 31 का 10वां हिस्सा 3, यानी कि हमें 3 सदस्य गणपूर्ति के लिए चाहिए, लेकिन कम से कम इनकी संख्या डिसाइड की गई है 5, ठीक है अभी। तो 5 न्यायाधीशों की बैठक जो है वो जरूर तो कभी अगर पड़ती है, तो जैसे राष्ट्रपति को सलाह परामर्श के लिए अगर कोई बैठक बुलानी है तो उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, 5 न्यायाधीश होने चाहिए। और उन 5 न्यायाधीशों के बारे में अगर हम बात करें कि अगर उस समय अन्य न्यायाधीश
वहां पर उस बैठक में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वहां पे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, उस बैठक की गणपूर्ति को बनाए रखने के लिए। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं अभिलेख न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेख न्यायालय है, यानी इसके द्वारा किए गए फैसले प्रकाशित किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्थान की। तो स्थान जो है, स्थान मुख्यतः कहाँ है, तो ये दिल्ली के अंदर है सुप्रीम कोर्ट, किंतु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पूर्व सूचित कर सुप्रीम कोर्ट की बैठक कहीं और पर भी कर सकते हैं। जैसे अब तक 2 जगह पर की जा चुकी है, हैदराबाद और श्रीनगर। कहाँ कहाँ पर, हैदराबाद और श्रीनगर में भी, हैदराबाद और श्रीनगर यहां पर बैठक हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है भाई। कौन कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से यहां पर अलग स्थान पर भी, कहीं पर भी, देश के किसी भी जगह पर इसकी सुप्रीम कोर्ट की बैठक बुला सकता है। इसके बाद में देखिए जरा 131 के अंदर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यहाँ शुरू हो जाते हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहला उसका क्षेत्राधिकार क्या बनता है कि संघ व राज्यों के बीच के विवादों को निपटारा करना, या 2 राज्यों 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद है उसका निपटारा करना, तो इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बनता है। दूसरा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही एक बात और करते हैं, दूसरी बात क्या है कि संविधान की व्याख्या करना और मूल अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि मूल अधिकारों का अगर किसी का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति के पास में ये चॉइस है कि वो सीधे ही भी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट में अपील करे फिर उसके बाद आगे अपील करे, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो सीधे ही कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और नागरिक को 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। हाई कोर्ट जाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 226। तो हाई कोर्ट 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और कब, जब मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस है कि हमें हाई कोर्ट जाना है या सुप्रीम कोर्ट जाना है। उसके बाद देखिए जरा तीसरी बात हम उसमें करते हैं कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले होते हैं, जो चुनाव संबंधी विवाद होंगे, उनका निपटारा भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अनुच्छेद 71 के अंदर दिया गया है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों पर निपटारा जो है, चुनाव संबंधी मामलों को कहाँ ले जाया जाएगा, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो 3 बातें आई। पहली, संघ या राज्यों के बीच में विवाद हो या 2 से अधिक कितने भी राज्यों के बीच में विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरी बात इसमें आई कि मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। तीसरी बात इसमें आई कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के संबंध में जो चुनाव संबंधी मामले हैं उन पर निपटारा करेगी। ये इसके 3 क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट भी एक अपीलीय न्यायालय है कि सबसे पहले मामला कहाँ गया, जिला न्यायालय के अंदर गया, तो जिला न्यायालय ने जो भी फैसला किया है अगर उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के मामलों पर अगर संतुष्टि नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से ये एक अपीलीय न्यायालय है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन। तो अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा वो कानून संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, उन पर पुनरावलोकन किया जाता है, उन पर पुनः जांच की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसे क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, ठीक है। और 141 के तहत फैसले अधीनस्थ न्यायालयों को मान्य होंगे। जो भी कार्रवाइयाँ, जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, जो भी नए कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए जाते हैं अपने न्यायालयों के लिए, वो सभी न्यायालयों को, अधीनस्थ न्यायालयों को मानने क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक परामर्शदात्री न्यायालय है। तो परामर्शदात्री क्या मतलब है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत
मुख्य न्यायाधीश से क्या कर सकता है, सलाह व परामर्श ले सकता है किसी भी मामले पर। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो उसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको सलाह दे, ठीक है। और अगर वो सलाह देता भी है तो आगे से राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि उसकी सलाह को माने। क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से ये परामर्शदात्री भी न्यायालय भी है। तो ये हमारे पास में है सर्वोच्च न्यायालय, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था, और बढ़ाकर के इनकी जो वेतन है वो इतने कर दिए गए हैं, और नियुक्ति, शपथ और त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा, और इनकी ये सीटें हैं जो बढ़ाई गई हैं। और वर्तमान में हम बात करते हैं तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके अलावा एक बात और रह गई है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो है वो कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है ना। मीरा साहिब फातिमा बीबी जो है, मीरा साहिब फातिमा बीबी, तो ये प्रथम जो है न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। मुख्य न्यायाधीशों में तो आज तक कोई महिला नहीं आई है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों के अंदर पहली महिला न्यायाधीश जो है वो है मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है दोस्तों। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए एक अधिनियम लाया गया था, उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। लेकिन 2014 के अंदर 2014 में इस कॉलेजियम प्रणाली को बदलने की कोशिश की गई, बदलाव किया गया इसमें कि 2014 के अंदर एक अधिनियम लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया कि एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 लाया गया कि इसके तहत कहा गया कि अब राष्ट्र जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जो है वो थोड़ी पारदर्शिता के साथ में की जाएगी। उसमें भाई भतीजावाद को खत्म करने के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 लाया गया। इसके साथ ही 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन 2014 ये विधेयक लाया गया। देखिए जरा, अब क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त करवाई जाएगी, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया, 2 विधेयक जो हैं वो लोकसभा संसद में भेजे जाते हैं। तो लोकसभा के अंदर, लोकसभा में पहले ये दोनों विधेयक जाते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम ये विधेयक जाता है, और एक 99वें संविधान संशोधन करने के लिए 121वां संशोधन विधेयक जाएगा। 121वां संशोधन विधेयक कहाँ जाएगा, संसद में जाएगा। देखिए जरा क्या किया, आज तक जैसे 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए 122-23 जो है विधेयक जा चुके हैं। मतलब उनमें से कुछ विधेयक जो है संशोधन के लिए माने नहीं गए, उनको रद्द कर दिया गया। तो उनकी काउंटिंग जो है आगे पीछे चल रही है। संशोधन विधेयक पूछा जाए तो कौन सा 121वां, और संविधान संशोधन कौन सा होगा, इससे 99वां संविधान संशोधन होगा। यानी 121वां संशोधन विधेयक कहाँ भेजा जा रहा है, लोकसभा में, और एक भेजा जा रहा है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, ठीक है, विधेयक। यहाँ पहले विधेयक, अभी विधेयक भेजा जा रहा है, ठीक है। अब ये दोनों विधेयक कहाँ भेजी, लोकसभा में। लोकसभा में ये विधेयक पास हो गए बहुमत के साथ में, ये पास हो जाते हैं 13 अगस्त 2014 को। उसके बाद में ये विधेयक जाता है राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा में इसे 14 अगस्त 2014 को पास कर दिया जाता है। उसके बाद में
31 दिसंबर 2014 तक आधे राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन मिल जाता है इस विधेयक को, और जैसे ही मिलता है तो 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति द्वारा क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर इसे मंजूरी दे दी जाती है, इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 31 दिसंबर 2014 को, और इसे प्रभावी किया जाता है अप्रैल 2015 के अंदर। 13 अप्रैल 2015 से इसे प्रभावी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या किया जाएगा। अब विधेयक जो गया था, पहले इसको संवैधानिक मान्यता दिलाई गई और उसके साथ साथ ही क्या कर दिया, 121वां संशोधन विधेयक भेज करके 99वां संविधान संशोधन कर दिया जाता है। क्लियर, अब संशोधन भी हो गया है, अब इसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई है। अब इस सिस्टम के तहत क्या होगा, अब ये जो कमेटी बनाई गई है, जो ये आयोग बनाया गया है, इस आयोग में 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्यीय आयोग होगा, ये सदस्य होंगे, जिसमें इस आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो होगा CJI, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, और एक इसके अंदर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री। ठीक है, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री। ठीक है, विधि एवं न्याय मंत्री जो है एक ही बात है, एक ही साथ है ये दोनों सारा का सारा। ये केंद्र के अंदर जो विधि और न्याय मंत्री है वो होगा इसके अंदर। तो कितने सदस्य हो चुके हैं, 1 और 2 4, 2 3 और 1 4 हो चुके हैं। अब 2 हमारे पास रह गए, 2 होंगे प्रबुद्ध या विख्यात। ठीक है, विख्यात व्यक्ति होंगे, 2 प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति होंगे। अब ये कौन होंगे, तो इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड एक 3 सदस्यीय समिति करेगी, एक समिति करेगी जिसके अंदर एक प्रधानमंत्री होगा, एक CJI होगा और एक विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता। ठीक है, या विपक्षी दल का नेता यहाँ पर होगा। ये तीनों जो हैं एक समिति के अंदर होंगे, और उस समिति के द्वारा SC यानी कि शेड्यूल कास्ट और ST, ठीक है, और OBC, इनके महिला या व्यक्ति, किसी महिला या पुरुष को 2 इसमें से महिला या पुरुष जो है उन जो पारंगत होंगे, जो विख्यात होंगे, उनको कहाँ भेजा जाएगा, इस आयोग के अंदर भेजा जाएगा। यानी ये 6 सदस्यीय आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष जो है वो मुख्य न्यायाधीश है, 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश है, एक केंद्रीय विधि और न्यायिक मंत्री है, न्याय मंत्री है, और 2 विख्यात व्यक्ति यहाँ पे होंगे। ये 6 के 6 मिलकर के एक लिस्ट तैयार करेंगे, और उस लिस्ट पर विचार करने के बाद में राष्ट्रपति उनको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। कहाँ पर नियुक्त करेगा, न्यायाधीशों के रूप में उसे नियुक्त करेगा। तो ये जो सिस्टम था, इसे बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया। ठीक है, एक बैठक बुलाई उन्होंने, एक बैठक बनाई, एक बेंच, जिसे बेंच कहते हैं, तो स्पेशल बेंच का गठन किया गया, और उस बेंच के द्वारा इसे क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ये जो है वर्तमान में प्रणाली नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है 99वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, NJAC संबंधित है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, ये थी इनकी प्रणाली को बदला जा रहा था, इसमें पारदर्शिता लाई जा रही थी, लेकिन अब संविधान में जिस प्रकार से काम चलेगा वो वैसा ही चलता रहेगा। दोस्तों, तो आप इस प्रकार से ही इसमें जुड़े रहिए साथ में, और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। समय बहुत कम है पटवारी के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जितने भी आपके करीबी दोस्त हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए साथ में अपने, और ताकि मिलकर के इन चीज़ों को समझा जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।